नमस्कार, स्वागत है एक बार पुनः आप सभी छात्रों का बीपीएससी मेकर के एक और एपिसोड में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बिहार की प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए यहाँ पर डेली करंट अफेयर्स की क्लास चलती है, जिसमें बिहार राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय तीनों घटनाओं का संपूर्ण संग्रह होता है। तो आज की इस वीडियो में 23 जून 2023 से संबंधित बिहार करंट अफेयर्स और साथ ही राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं से करंट अफेयर्स के जितने भी प्रश्न बनेंगे, संबंधित सारी जानकारी आपको विस्तार पूर्वक दिया जाएगा। जो भी छात्र पहली बार इस चैनल पर विजिट किए हैं या फिर इस श्रृंखला के वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो इसका प्रीवियस वीडियो जो हमने चैनल पर अपलोड किया है उसे आप जरूर देखिएगा। पहले आप इस वीडियो को देख लीजिए। अगर आपको लगे कि इस वीडियो से या फिर इस वीडियो श्रृंखला से आपकी हेल्प हो सकती है, तो नो डाउट इसका जो प्रीवियस वीडियो है आप उसे देखिएगा। और जो मंथली बिहार स्पेशल करंट अफेयर्स का वीडियो चैनल पर अपलोड है, आप प्लेलिस्ट में देखेंगे तो वहां पर आपको 2022 से अब तक का या फिर 2021 से अब तक का सारे मंथ का बिहार स्पेशल का मंथली जो करंट अफेयर्स का वीडियो है वो वहां पर आपको मिल जाएगा। और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका पीडीएफ फाइल का भी लिंक है, तो आप वहां से उसका पीडीएफ फाइल भी डाउनलोड कर पाएंगे। चलिए, अब यहाँ पर हम आ चुके हैं पिछले वीडियो के प्रश्न पे। ये प्रश्न आपसे पूछा गया था कि चौथे राष्ट्रीय जल पुरस्कार के तहत सर्वश्रेष्ठ उद्योग का पुरस्कार बरौनी ताप विद्युत केंद्र बेगूसराय बिहार को दिया गया। बताएं कि इसकी स्थापना कब हुई थी। इसके बारे में कंप्लीट जानकारी हमने आपको पिछले वीडियो में देते हुए बताया था कि जो इसकी स्थापना हुई थी ये 1962 में एनटीपीसी की स्वामित्व वाली इस ताप विद्युत केंद्र की जो स्थापना हुई थी बिहार के बेगूसराय में 1962 में हुई थी। हालांकि बहुत सारी जानकारी और भी हमने आपको दिया था। कोशिश कीजिए कि जो भी प्रश्न आप लोगों को यहाँ पर वीडियो में पूछा जाता है आप लोग से कमेंट बॉक्स में लिखें और सारी जानकारी विस्तार पूर्वक लिखें। चलिए, अब यहाँ पर हम आज की इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है कि हाल ही में राजधानी पटना अवस्थित चिड़ियाघर का गोल्डन जुबली अर्थात स्वर्ण जयंती समारोह मनाया गया है। बताएं कि यह कितने वर्षों पर मनाया जाता है। बहुत आसान सा ये सवाल है, यह भी चर्चे में था जिस वजह से हमने यहाँ पर इस सीरीज में इसे शामिल किया है। दरअसल स्वर्ण जयंती समारोह या फिर जो गोल्डन जुबली मनाया जाता है, ये 50वीं वर्षगांठ को चिन्हित करने के लिए मनाया जाता है। आप सभी हालांकि जानते होंगे, यहाँ पर यह प्रश्न हमने इसलिए शामिल किया है क्योंकि पटना चिड़ियाघर ने अभी अपनी स्थापना का 50 वर्ष पूरा किया है। तो ऐसे में यहाँ से आपके एग्जाम में प्रश्न बनना स्वाभाविक है। तो इसी दृष्टिकोण को ध्यान रखते हुए हमने इस सीरीज में इस प्रश्न को शामिल किया है। हम प्रश्न के एक्सप्लेनेशन की बात करें तो हमारा पहला पॉइंट है कि पटना अवस्थित संजय गांधी जैविक उद्यान, जिसे कि पटना जू के रूप में भी आप सभी जानते हैं, तो पटना जू का 22 जून 2023 को इसकी 50वीं वर्षगांठ को चिन्हित करने के लिए गोल्डन जुबली अर्थात स्वर्ण जयंती समारोह मनाया गया। दरअसल यहाँ पर हमारा अगला पॉइंट है कि बिहार के तत्कालीन राज्यपाल नित्यानंद कानूनगो ने 1969 यानी कि 1969 में 34 एकड़ जमीन में वनस्पति उद्यान के रूप में इसे बनवाया था और उस वक्त इसका नाम दिया गया था गार्डन्स। तो इसकी स्थापना के समय इसे नाम दिया गया था गार्डन्स, लेकिन 1972 में वन विभाग ने नाम बदलकर इसे जैविक उद्यान कर दिया और इसके बाद इस पार्क को 1973 में चिड़ियाघर के रूप में जनता के लिए खोल दिया गया, यानी कि पब्लिक के लिए इसे ओपन किया गया। ये ईस्वी यहाँ से आप ध्यान रखेंगे 1973 में इस चिड़ियाघर को आम लोगों के लिए खोला गया था। दरअसल एग्जाम में अगर यहाँ से प्रश्न बने कि पटना चिड़ियाघर की स्थापना कब हुई थी, तो यही आप आंसर करेंगे कि 1973 में पटना चिड़ियाघर की स्थापना हुई थी। ये चीजें यहाँ से ध्यान रखिए। जब आप 1973 ईस्वी को कहीं पर देखते हैं तो ऐसे में एक जानकारी हमने आपको दिया है जो काफी महत्वपूर्ण है। भारत में 1973 में इंदिरा गांधी के शासनकाल में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत हुई थी। आपको याद होगा, ये चीजें आप ध्यान रखेंगे। अब अगले पॉइंट की बात करें तो फिर वर्ष 1980 में संजय गांधी की मृत्यु के बाद फिर से तीसरी बार इसका नाम बदलकर संजय गांधी जैविक उद्यान कर दिया गया। तो वर्तमान समय में पटना जू का जो नाम है ये संजय गांधी जैविक उद्यान है। ये सारी बातें यहाँ से आप ध्यान रखेंगे। वर्तमान आंकड़ों के आधार पर देखें तो वर्तमान में पटना के चिड़ियाघर में 110 विभिन्न प्रजातियों के 1100 से अधिक जानवर, पक्षी और सरीसृप है। ये सारी चीजें आपको यहाँ से ध्यान रखना है, एग्जाम में प्रश्न पूछे जा सकते हैं। फिलहाल जो इम्पोर्टेंट है वो यही इम्पोर्टेंट है कि इस वर्ष 2023 में इसका गोल्डन जुबली अर्थात स्वर्ण जयंती मनाया गया। चलिए, अब यहाँ पर हम आगे बढ़ेंगे, लेकिन इसी से संबंधित कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट जो आप यहाँ पर देख रहे हैं। किसी भी चीज की एनिवर्सरी या फिर वर्षगांठ को चिन्हित करने के लिए 25 साल, 50 साल, 60 साल, 70 साल, मतलब इस वर्ष को चिन्हित करने के लिए जो समारोह मनाया जाता है उसे क्या कहा जाता है। हालांकि आपको मालूम होगा बहुत सारे छात्रों को, तो 25 साल को चिन्हित करने के लिए इसे सिल्वर जुबली के रूप में मनाया जाता है। 50 साल को चिन्हित करने के लिए गोल्डन जुबली और 60 साल को चिन्हित करने के लिए डायमंड जुबली और 70 साल को चिन्हित करने के लिए प्लेटिनम जुबली। अब यहाँ पर हम आपसे प्रश्न पूछ रहे हैं कि 100 साल को चिन्हित करने के लिए क्या मनाया जाता है। आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। आगे बढ़ने से पहले एक ऑफर की जानकारी आपको दे दूं। हालांकि पिछली बार जो ये ऑफर आया था, हालांकि यही कूपन कोड था जो हमने आपको दिया था।
तो हमने देखा कि ये ऑफ़र समाप्त होने के बावजूद भी आप लोग बहुत सारे छात्र ऐसे हैं जो ऑफ़र का लाभ नहीं उठा पाए थे। तो आप लोग डिमांड कर रहे थे कि सर ये ऑफ़र पुनः से लाया जाए। तो इसके बारे में हम आपको विस्तारपूर्वक जानकारी इस वीडियो के अंत में देंगे। हालाँकि यहाँ पर वो सारी चीज़ें दर्शाई गई है। अगर आप इस कोर्स को जॉइन करने के इच्छुक हैं, आप बीपीएससी मेकर ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए और यही वाला कोर्स है जिसको आप वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। और आपको ध्यान रखना, ये जो कोर्स जब आप परचेज़ करेंगे तो वहाँ पर कूपन कोड अप्लाई करना है BM299 का, जिसके बाद इस ऑफ़र का लाभ उठाकर आप इस कोर्स को जॉइन करने में सक्षम हो पाएँगे। विस्तारपूर्वक जानकारी मैं आपको अंत में दूँगा। फिलहाल यहाँ पर हम आ चुके हैं दूसरे प्रश्न पे। दूसरा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में हाल ही में दुनिया के सबसे बड़े विराट रामायण मंदिर का निर्माण कार्य शुरू हुआ है? दरअसल इस प्रश्न के हम राइट आंसर की बात करें, दुनिया का यह सबसे बड़ा मंदिर होगा और इसका नाम है विराट रामायण मंदिर और इसका निर्माण कार्य अभी हाल ही में बिहार के पूर्वी चंपारण में शुरू हुआ है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर होगा। अब आपको यहाँ पर विस्तार पूर्वक जानकारी दे दूं कि यह विराट रामायण मंदिर का निर्माण अयोध्या के जनकपुर तक बन रहे राम जानकी मार्ग पर स्थित पूर्वी चंपारण जिले के केसरिया प्रखंड के कैथवलिया में हो रहा है। अगर आपसे पूछा जाए कि पूर्वी चंपारण में कहाँ हो रहा है, तो केसरिया प्रखंड की कैथवलिया में इसका निर्माण हो रहा है। जो कि आपको ये भी ध्यान रखना है कि अयोध्या से जनकपुर नेपाल के बीच जो राम जानकी मार्ग बनाया जा रहा है, इसी पर ये अवस्थित है। हालांकि इसके अतिरिक्त कई फैक्ट और भी हैं, जैसे कि इस मंदिर के निर्माण के लिए वर्ष 2012 में आचार्य किशोर कुणाल द्वारा भूमि पूजन हुआ था, यानी कि इसकी आधारशिला वर्ष 2012 में ही रखी गई थी और यह विराट मंदिर का निर्माण 2025 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया। साथ ही यहाँ पर विश्व का सबसे बड़ा शिवलिंग भी स्थापित किया जाएगा सावन के महीने में। तो ये चीज़ें भी आप ध्यान रखेंगे, जब ये स्थापित होगी तब भी हम आपको इसके बारे में जानकारी अवश्य देंगे, क्योंकि इस तरह के जो यूनिक कार्य होते हैं वो आपको एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। चलिए यहाँ पर हम अगले पॉइंट की बात करें तो यह मंदिर अयोध्या में बन रहे राम मंदिर से 3 गुना से भी अधिक लंबा और दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर होगा। दरअसल आपको यहाँ पर यह भी ध्यान रखना कि इस विराट रामायण मंदिर की लंबाई जो होगी ये 1080 फीट और चौड़ाई जो होगी ये 540 फीट होगी, जो कि 3.67 लाख वर्ग फुट में फैला होगा। तो फिलहाल के लिए इतनी सारी जानकारी यहाँ से आपको ध्यान रखना है। इस विराट रामायण मंदिर के स्ट्रक्चर को आप यहाँ पर तस्वीर के भी माध्यम से देख सकते हैं। कुछ इस प्रकार से इसका निर्माण कार्य जो डेडलाइन है ये 2025 तक ये निर्माण कार्य किया जाना है। ये चीज़ें यहाँ से ध्यान रखिए। फिलहाल यहाँ पर हम चलते हैं अगले प्रश्न पे। हमारा तीसरा प्रश्न है कि कनाडा पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल 2023 प्रतियोगिता की एकल स्पर्धा में प्रमोद भगत ने कौन सा पदक जीता है? प्रमोद भगत को आप यहाँ पर इधर ये जो साइड में है तस्वीर में आप देख सकते हैं। इस प्रश्न के हम राइट आंसर की बात करें तो यहाँ पर प्रमोद भगत ने सिल्वर मेडल अर्थात रजत पदक अपने नाम किया है। तो इनसे संबंधित तथ्यों की अगर हम चर्चा करें तो पहला पॉइंट है कि भारतीय पैरा बैडमिंटन खिलाड़ी प्रमोद भगत ने हाल ही में कनाडा की राजधानी ओटावा में आयोजित कनाडा पैरा बैडमिंटन अंतर्राष्ट्रीय 2023 प्रतियोगिता की एकल प्रतिस्पर्धा में रजत पदक अर्थात सिल्वर मेडल हासिल किया है। तो ये यहाँ से ध्यान रखिए, अभी हाल ही में जो कनाडा पैरा बैडमिंटन अंतर्राष्ट्रीय 2023 प्रतियोगिता आयोजित हुई, ये कनाडा की राजधानी ओटावा में आयोजित हुआ था। यहीं पर प्रमोद भगत ने एक रजत पदक अर्थात सिल्वर मेडल अपने नाम किया है। हालांकि इसके अतिरिक्त अगर हम मिश्रित प्रतिस्पर्धा की बात करें तो साथ ही युगल प्रतिस्पर्धाओं या फिर युगल स्पर्धाओं के अंतर्गत पुरुष युगल और मिश्रित युगल में 2 कांस्य पदक अर्थात 2 ब्रॉन्ज मेडल इन्होंने अपने नाम किए। कुल मिलाकर अगर हम पदकों की बात करें तो 3 पदक इन्होंने अपने नाम किए। अब यहाँ पर हमारा अगला कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट है प्रमोद भगत से संबंधित, जैसा कि बिहार के वैशाली जिले के प्रमोद भगत हाल ही में थाईलैंड पैरा बैडमिंटन 2023 में 2 स्वर्ण पदक अपने नाम किया था। जो थाईलैंड में पैरा बैडमिंटन टूर्नामेंट 2023 आयोजित हुआ था, यहाँ पर इन्होंने 2 स्वर्ण पदक अपने नाम किया था। अगला पॉइंट है कि प्रमोद भगत ने टोक्यो पैरालंपिक 2020 के पुरुष एकल बैडमिंटन स्पर्धा में देश के लिए गोल्ड मेडल जीता था और साथ साथ आपको ये भी ध्यान रखना कि भारत सरकार ने उनके सम्मान में उन्हें 2019 में अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया था। प्रमोद भगत के बारे में एक कंफ्यूजिंग पॉइंट है जो कि आप ध्यान रखेंगे, वे मौजूदा समय में ओडिशा की तरफ से खेलते हैं। यहाँ पर आप लोगों को कंफ्यूजन होता होगा। अगर हम प्रमोद भगत की बात करें तो मूल रूप से प्रमोद भगत बिहार के वैशाली जिले के रहने वाले हैं, लेकिन वे वर्तमान समय में ओडिशा की तरफ से खेलते हैं। तो ये जो कंडीशन है, ये जो चीज़ें आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये आपको ध्यान रखना है, यहाँ से आप कंफ्यूज कर सकते हैं। चलिए अब यहाँ पर हम चलेंगे अगले प्रश्न पे, लेकिन उससे पहले एक कमेंट के बारे में मैं आपसे कुछ साझा करना चाहता हूँ। दरअसल कल वाला जो वीडियो चैनल पर अपलोड हुआ था, वहाँ पर एक कमेंट आया था, इसकी जानकारी हमें मिली। कमेंट में लिखा गया था कि ऐसा लग रहा है कि आप कथा पढ़ रहे हैं। दरअसल ऐसा करना मेरी मजबूरी है। ऐसा इसलिए किया जा रहा है क्योंकि आप यहाँ पर देख रहे हैं तकरीबन 12 प्रश्न हर वीडियो में आपको मिलता है और 12 प्रश्न का जो एक्सप्लेनेशन होता है, जब आप पीडीएफ में देखते होंगे तो कितना सारा कंटेंट होता है। कंटेंट में कोई भी कमी नहीं है, भर भर के वो हम आपको दे रहे हैं।
तो इतनी सारी चीज़ों के बारे में जानकारी देना, चीज़ों को पढ़ना, आपके समक्ष वो सारी चीज़ें अच्छी तरीके से प्रस्तुत करना, इसमें हमारा बहुत ज़्यादा समय व्यतीत होता है। तो वीडियो की जो कह सकते हैं जो लेंथ होती है, उसे हम कम से कम करने का प्रयास करते हैं, फिर भी ये आधे घंटे का हो जाता है। अगर हम इस तरह से डिटेल में बढ़िया से एकदम समय देकर एकदम से धीरे-धीरे पढ़ाएँ तो तकरीबन मान के चलिए जो वीडियो है वो 2 घंटे का होगा। लेकिन फिर भी हम इतनी स्पीड में आपको इसलिए पढ़ाते हैं, ये हमारी मजबूरी है कि वीडियो थोड़ा-सा शॉर्ट हो ताकि आपको देखने में कम समय मतलब यहाँ पर लगे। तो इस वजह से हम वीडियो को थोड़ा-सा लेंदी ना हो, यही प्रयास करते हैं कि जल्दी से जल्दी इसे समाप्त कर जाए। और ऐसा नहीं है कि हम आपको चीज़ों को नहीं समझाते हैं, चीज़ों को अच्छी तरीके से समझाते हुए ही निकलते हैं। तो जितने भी छात्रों को लगे कि यहाँ से आपकी हेल्प होती है, तो आप लोग वही यहाँ पर वीडियो को फ़ॉलो करें। अगर आपको लगे कि ये आपके लिए हेल्पफुल नहीं है, आपको यहाँ से मदद नहीं मिल सकती है, तो इसमें कोई भी मतलब आपको संदेह नहीं होना चाहिए कि इस प्लेटफ़ॉर्म को आप छोड़ दीजिए। तो ये चीज़ आप लोग ध्यान रखेंगे। और जो भी छात्र हमारे साथ बने हुए हैं, आई थिंक मुझे लगता है कि उन सारे छात्रों को यहाँ से भरपूर हेल्प मिलती होगी। फिलहाल आप लोग अपनी राय आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हम आप लोगों की राय जानना चाहते हैं इस विषय पे, आप लोगों की राय क्या है? फिलहाल यहाँ पर हम इसे स्किप करते हुए चलते हैं अगले चौथे प्रश्न पे। यह चौथा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन हाल ही में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के नए डिप्यूटी गवर्नर बने हैं? तो इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर होगा स्वामीनाथन जानकीरमन, जो कि ऑप्शन नंबर ए है। ऑप्शन नंबर ए में है और जिन्हें आप यहाँ पर इस तस्वीर में देख रहे हैं, ये अभी हाल ही में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के नए डिप्यूटी गवर्नर बने हैं। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। यहाँ पर आपको जानकारी दे दूं कि भारत सरकार ने हाल ही में स्वामीनाथन जानकीरमन को अगले 3 साल के लिए भारतीय रिजर्व बैंक के डिप्यूटी गवर्नर के रूप में नियुक्त किया है। इनका नाम है स्वामीनाथन जानकीरमन। अब हमारा यहाँ पर अगला पॉइंट है कि वे 22 जून 2023 को महेश कुमार जैन के समाप्त हुए कार्यकाल के बाद उनकी जगह लिए हैं। तो ये पॉइंट भी ध्यान रखेंगे। अगर हम बात करें डिप्यूटी गवर्नर की आरबीआई के, तो उन्होंने किनका स्थान लिया, इस प्रकार से भी प्रश्न एग्जाम में बन सकते हैं। तो महेश कुमार जैन का उन्होंने स्थान लिया है। अब उसके बाद यहाँ पर अगला पॉइंट है कि हालांकि स्वामीनाथन जानकीरमन वर्तमान में भारतीय स्टेट बैंक यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के प्रबंध निदेशक हैं, यानी कि मौजूदा समय में इस पद पर वे कार्यरत थे। हमारा अगला पॉइंट महेश कुमार जैन से संबंधित है। महेश कुमार जैन को जून 2018 में 3 साल के लिए डिप्यूटी गवर्नर के रूप में नियुक्त किया गया था, लेकिन बाद में उन्हें जून 2021 में 2 साल की अवधि के लिए फिर से नियुक्त किया गया था। लेकिन हाल ही में इनकी सेवानिवृत्ति के बाद अभी हाल ही में स्वामीनाथन जानकीरमन को इस पद पर नियुक्त किया गया है। तो ये यहाँ से ध्यान रखेंगे। अब अगले पॉइंट पे हम चलते हैं। हमारा अगला पॉइंट आरबीआई की स्थापना से संबंधित है कि आरबीआई अर्थात रिजर्व बैंक की जो स्थापना हुई थी, ये 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। हालांकि इसके बारे में हम विस्तार से जानेंगे, लेकिन यहाँ पर एक जानकारी आप ये ध्यान रखिए, कई बार एग्जाम में पूछे भी गए हैं कि आरबीआई के पहले गवर्नर कौन थे। तो ओसबर्न स्मिथ जो कि आरबीआई के प्रथम गवर्नर थे। तो ये जानकारी यहाँ से ध्यान रखिए। चूंकि यहाँ पर बात हुई आरबीआई के गवर्नर की या फिर आरबीआई की, तो ऐसे में आरबीआई से संबंधित या फिर आरबीआई गवर्नर से संबंधित चीजों को हम लोग यहाँ पर अब देखेंगे। तो आरबीआई की बात करें अर्थात रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की बात करें, तो इसकी स्थापना भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 यानी कि एक्ट 1934 के प्रावधान के अनुसार 1 अप्रैल 1935 को इसकी स्थापना हुई थी। ये स्थापना से संबंधित कई बार एग्जाम में प्रश्न बने हैं। हो सकता है एग्जाम में प्रश्न थोड़ा सा घुमा के पूछ लिया जाए कि किस एक्ट के आधार पर इसकी स्थापना हुई थी। तो 1934 के एक्ट के आधार पर इसकी स्थापना हुई थी और यह भारत का केंद्रीय बैंक है और यह भारत के सभी बैंकों का संचालक है। रिजर्व बैंक का केंद्रीय कार्यालय प्रारंभ में कोलकाता में स्थापित किया गया था, जिसे 1937 में स्थापना के 2 वर्षों पश्चात 1937 में अस्थायी रूप से मुंबई में स्थानांतरित किया गया। आरबीआई के गवर्नर की नियुक्ति वित्त मंत्री की सलाह पर प्रधानमंत्री द्वारा किया जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। आरबीआई का प्रतीक चिन्ह जो है ये ताड़ का पेड़ और बाग है, जो आप यहाँ पर इस लोगो में देख रहे हैं। इस लोगो से संबंधित एक प्रश्न आपके एनटीपीसी जो एग्जाम आयोजित हुआ था 2022 में, एक सेट में यहाँ से प्रश्न था इस लोगो से संबंधित। तो आरबीआई के लोगो में एक ताड़ का पेड़ और एक बाग है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। आरबीआई का हेडक्वार्टर और यानी कि मुख्यालय जो है ये मुंबई महाराष्ट्र में है और वर्तमान में आरबीआई के जो 25वें गवर्नर है यह है शक्तिकांत दास और वे उर्जित पटेल की जगह पर है। जो भी शक्तिकांत दास की यहाँ पर बात हुई, तो शक्तिकांत दास से संबंधित एक अहम जानकारी आप ध्यान रखेंगे। केंद्रीय बैंकिंग पुरस्कार 2023 के तहत ये जानकारी निकलकर सामने आई है, जो कि हमने पहले भी कई बार आपको दिया है। जैसे कि केंद्रीय बैंकिंग पुरस्कार 2023 में गवर्नर ऑफ द ईयर पुरस्कार से आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास को सम्मानित किया गया। ये आरबीआई के 25वें गवर्नर हैं, जिन्हें कभी हाल ही में केंद्रीय बैंकिंग पुरस्कार 2023 के तहत गवर्नर ऑफ द ईयर के रूप में चुना गया है। और आपको यहाँ पर एक जानकारी अहम दे दूं, यह दूसरी बार है जब किसी आरबीआई गवर्नर ने यह अवार्ड जीता है। इनसे पहले 2015 में रघुराम राजन ने यह अवार्ड जीता था।
तो ये कंडीशन या फिर ये जो जानकारी है यहाँ से आप ध्यान रखेंगे। एक्चुअली में ये कंडीशन नहीं बल्कि यहाँ पर एक एक्स्ट्रा फैक्ट है जो आप ध्यान रखेंगे। हालाँकि यहाँ पर केंद्रीय बैंकिंग पुरस्कार या फिर सेंट्रल बैंकिंग पुरस्कार के अंतर्गत अगर हम बात करें तो सेंट्रल बैंक ऑफ द ईयर का जो अवार्ड मिला ये यूक्रेन के नेशनल बैंक को दिया गया। तो ये भी आप यहाँ से नोट करेंगे। नेक्स्ट अब यहाँ पर हम चलते हैं अगले 5वें प्रश्न पे। प्रश्न है कि बताएं कि निम्न में से किन्हें हाल ही में जर्मन शांति पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है। जो आप यहाँ पर इस तस्वीर में देख रहे हैं इनका नाम है सलमान रुश्दी। इन्हें अभी हाल ही में जर्मन शांति पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अब यहाँ पर हम इस प्रश्न के बारे में बात करें तो पहला पॉइंट है कि मुंबई भारत में जन्मे ब्रिटिश अमेरिकी लेखक सलमान रुश्दी को हाल ही में वर्ष 2023 के लिए जर्मन बुक ट्रेड का शांति पुरस्कार दिया गया है। ध्यान रखेंगे वर्ष 2023 के लिए इन्हें इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इस पुरस्कार की शुरुआत हुई थी वर्ष 1950 में और यह पुरस्कार उन व्यक्तियों को दिया जाता है जिन्होंने अपने साहित्यिक कार्यों के माध्यम से राष्ट्र और संस्कृतियों के बीच अंतर्राष्ट्रीय समझ को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण योगदान दिया या फिर उत्कृष्ट कार्य किया हो। तो वैसे शख्स को इस पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। अभी हाल ही में 2023 में सलमान रुश्दी को यह पुरस्कार से सम्मानित किया गया। सलमान रुश्दी की बात करें तो उनका जन्म 19 जून 1947 को बॉम्बे में हुआ था। बॉम्बे को अब वर्तमान समय मुंबई नाम से जाना जाता है। जिस समय उनका जन्म हुआ था उस समय मुंबई को बॉम्बे के रूप में जाना जाता था। ध्यान रखेंगे 1947 में कह सकते हैं आज़ादी के 2 माह पूर्व इनका जन्म हुआ था 19 जून 1947 को। हमारे यहाँ पर अगला पॉइंट है जर्मन बुक ट्रेड का शांति पुरस्कार से संबंधित कि 2020 में जर्मन बुक ट्रेड का शांति पुरस्कार भारत के अमर्त्य सेन को दिया गया था। ये यहाँ से आप ध्यान रखेंगे 2020 का जो पुरस्कार था ये महान अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन को दिया गया था और अमर्त्य सेन को 1998 में अर्थशास्त्र के लिए नोबेल और 1999 में भारत के सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। छठा प्रश्न है कि यूरोपीय चैंपियनशिप या फिर यूरो 2024 का आयोजन अगले वर्ष कहाँ किया जाएगा, जिसको लेकर हाल ही में इसका शुभंकर टेडी बियर का अनावरण किया गया जो आप यहाँ पर इस तस्वीर में देख रहे हैं। तो इसका जो आयोजन है यूरो 2024 या फिर यूरो चैंपियनशिप 2024 का जो आयोजन होगा ये जर्मनी में किया जाएगा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। आपको जानकारी दे दूं कि जर्मनी अगले वर्ष 14 जून से लेकर 14 जुलाई 2024 तक यूरोपीय चैंपियनशिप यानी कि यूरो 2024 का या फिर इस टूर्नामेंट के 17वें संस्करण की मेजबानी करेगा और इस प्रतियोगिता के लिए इसका शुभंकर टेडी बियर का अभी हाल ही में अनावरण किया गया। ये यहाँ से ध्यान रखिए। इस प्रतियोगिता की बात करें तो 1960 से हर साल ये हर 4 साल पे आयोजित होती है। हर साल नहीं बल्कि हर 4 साल के अंतराल पर ये प्रतियोगिता आयोजित होती है। हमारा अगला पॉइंट है कि वर्ष 2020 में आयोजित होने वाली प्रतियोगिता कोरोना संक्रमण की वजह से वर्ष 2021 में आयोजित हुई थी। इंग्लैंड को हराकर 2020 का चैंपियन इटली बना था। तो वर्तमान इसका जो चैंपियन है ये है इटली। अब यहाँ पर हमारा अगला पॉइंट है इस प्रतियोगिता की जो सबसे सफल टीम है वो जर्मनी और स्पेन है जो कि 3 बार इस खिताब को अपने नाम की है। इसके बाद इटली और फ्रांस की बात करें तो इन दोनों देशों ने 2 बार इस खिताब को अपने नाम किया है। तो ये जानकारी भी यहाँ से ध्यान रखिए। हालांकि इसका अगला जो 17वां संस्करण है ये जर्मनी में आयोजित किया जाएगा। इसको लेकर जो इसका शुभंकर जारी हुआ इसका नाम है टेडी बियर जो आप यहाँ पर तस्वीर में देख रहे हैं। अगला यहाँ पर प्रश्न पर जाने से पहले एक जानकारी हम आपको देंगे। 37वें जो राष्ट्रीय खेल के बारे में हमने आपको जानकारी दिया था कुछ समय पहले, आई थिंक 2-3 क्लास पहले ही हमने आपको जानकारी दिया। 37वें राष्ट्रीय खेलों के लिए जो कह सकते हैं शुभंकर जारी हुआ, ये शुभंकर का नाम था मोगा। आपको याद होगा हमने आपको बताया था। चलिए अगला होगा हमारा 7वां प्रश्न। ये प्रश्न है कि हाल ही में जारी वैश्विकता लैंगिक समानता सूचकांक यानी कि ग्लोबल जेंडर इक्वलिटी इंडेक्स के संदर्भ में कौन सा मिलान सत्य है। इस प्रकार के प्रश्न जब भी पूछे जाए तो सारे कथनों को या फिर सारे मिलान को ध्यानपूर्वक देखना है। हमारा पहला विकल्प है आइसलैंड, इसमें पहले स्थान पर है तो ये कथन हमारा सत्य है या फिर ये मिलान सत्य है। नॉर्वे तीसरे स्थान पर है, ये भी सत्य है। जबकि भारत की बात करें तो भारत 127वें स्थान पर है, ये भी सत्य है। हालांकि दूसरे स्थान की बात करें तो दूसरे स्थान पर है फिनलैंड। ये जानकारी यहाँ पर हम एक्सप्लेनेशन में विस्तार पूर्वक देखने वाले हैं। तो 3 विकल्प सही है। ऐसे स्थिति में हमारा राइट आंसर होगा उपयुक्त में से एक से अधिक, अर्थात विकल्प नंबर ई यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। आपको जानकारी दे दूं कि विश्व आर्थिक मंच की वार्षिक वैश्विकता लैंगिक समानता सूचकांक यानी कि ग्लोबल जेंडर इक्वलिटी इंडेक्स के तहत लैंगिक समानता के मामले में आइसलैंड लगातार 14वें साल सबसे अधिक लैंगिक समानता वाला देश बना हुआ है। ये लगातार 14वें वर्ष ये शीर्ष पर है आइसलैंड। ये जानकारी यहाँ से ध्यान रखिए। यहाँ से भी प्रश्न अराइज हो सकते हैं कितने वर्षों से लगातार वे शीर्ष पर है, तो 14 वर्षों से। हमारा अगला पॉइंट है कि इस रिपोर्ट के अनुसार भारत 146 देशों में 127वें स्थान पर है। पिछले वर्ष भारत को 146 देशों में 135वां स्थान पर रखा गया है। दोनों वर्षों से अगर हम तुलना करें तो भारत पिछले वर्ष की तुलना में 8 स्थान का सुधार किया है। यहाँ से प्रश्न अराइज हो सकता है। अगला पॉइंट है कि इस सूचकांक में पाकिस्तान का 142वां,
बांग्लादेश का 59वां, चीन का 107वां, नेपाल का 116वां, श्रीलंका का 115वां और भूटान का 103वां स्थान है। भारत के जो पड़ोसी देश हैं उसके बारे में यहाँ पर जानकारी दिया गया है। एक अहम जानकारी यहाँ पर है इसके शीर्ष देशों के बारे में, तो इसमें आइसलैंड पहले स्थान पर, फिनलैंड दूसरे स्थान पर और नॉर्वे इसमें तीसरे स्थान पर है। और भारत के बारे में हमने आपको जानकारी दिया कि इस वर्ष भारत 127वें स्थान पर है, जो कि पिछले वर्ष भारत 135वें स्थान पर था। 8 स्थान का इसमें सुधार हुआ। नेक्स्ट यहाँ पर हम चलते हैं 8वें प्रश्न पे। प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी ने हाल ही में कैनेडियन ग्रैंड प्रिक्स का खिताब जीता है? कैनेडियन ग्रैंड प्रिक्स 2023 का खिताब भी हाल ही में किस खिलाड़ी ने अपने नाम किया? इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर होगा रेड बुल के फार्मूला 1 ड्राइवर मैक्स वर्स्टेपन ने अभी हाल ही में इस खिताब को अपने नाम किया, जिन्हें आप यहाँ पर इस तस्वीर में देख रहे हैं। आपको जानकारी दे दूं कि हाल ही में आयोजित कैनेडियन ग्रैंड प्रिक्स 2023 का खिताब रेड बुल के फार्मूला 1 ड्राइवर मैक्स वर्स्टेपन ने अपने नाम किया, जबकि दूसरे स्थान पर एस्टन मार्टिन के ड्राइवर फर्नांडो अलोंसो रहे। ये भी आप यहाँ से ध्यान रखेंगे। हालांकि वर्ष 2023 में जितने भी रेस या फिर जो फार्मूला 1 का जो रेसिंग प्रतियोगिता है 2023 का, जो विजेता सूची है अब तक की, जो प्रतियोगिता अब तक आयोजित हुई, वो कंप्लीट सूची यहाँ पर हमने आपके समक्ष रखा है। आप इसको देखिए, निश्चित तौर पर यहाँ से आपके एग्जाम में प्रश्न बनेंगे। इमिलिया रोमेग्ना ग्रैंड प्रिक्स है, ये पोस्टपोन हुआ था, हालांकि जब आयोजित होगी यहाँ पर ये चीज़ें आपको अपडेट करके मिल जाएगी इसी सीरीज में। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यहाँ पर हमने सारी जानकारी जो विजेता सूची अब तक की है वो यहाँ पर हमने दर्शा दिया है। यहाँ से आपके एग्जाम में एक प्रश्न निश्चित तौर पर पहले भी कई दफा पूछे गए हैं, आने वाले समय में भी यहाँ से प्रश्न बनना स्वाभाविक है। अब यहाँ पे हमारा अगला नवा प्रश्न है कि भारत ने हाल ही में किस देश को INS कृपाण उपहार में दिया है? या फिर INS कृपाण अभी हाल ही में भारत ने किस देश को उपहार स्वरूप दिया है? इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर होगा वियतनाम। किसी भी विकल्प में यहाँ पर हमें वियतनाम नहीं दिख रहा है, तो ऐसी स्थिति में हम चुनाव करेंगे विकल्प नंबर डी का। INS कृपाण की बात करें तो यहाँ पर आप तस्वीर में देख सकते हैं, ये INS कृपाण है जो कि भारत द्वारा निर्मित है। अब यहाँ पर हम इसके एक्सप्लेनेशन की बात करें तो भारत ने हाल ही में वियतनाम को कॉर्वेट INS कृपाण उपहार स्वरूप दिया है, और इसकी घोषणा हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा किया गया था। ये सारी जानकारी यहाँ से ध्यान रखें। अब यहाँ पर अगले पॉइंट की बात करें तो वियतनाम पीपल्स नेवी की क्षमताओं को बढ़ाने में यह भारतीय जलपोत मील का पत्थर साबित होगा। हम यहाँ पर INS कृपाण की बात करें तो इसे 12 जनवरी 1991 को भारतीय नौसेना में शामिल किया गया था। और यहाँ पर हमने एक शब्द का प्रयोग किया है कॉर्वेट। ये कॉर्वेट आखिर होता क्या है, यहाँ पर आप इसके बारे में देखेंगे। यह छोटे आकार की युद्धपोत या फिर नौका को कहा जाता है। अर्थात कहने का सेंस यहाँ पर यह हुआ कि यह युद्धपोतों की आकार में सबसे छोटी श्रेणी मानी जाती है। तो ये इसका सेंस हुआ, ये इसका शाब्दिक अर्थ हुआ। ये चीज़ें यहाँ से ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट अब यहाँ पे हमारा अगला 10वां प्रश्न है कि सैफ चैंपियनशिप 2023 में भारतीय फुटबॉल टीम ने या फिर भारतीय फुटबॉल टीम के कप्तान सुनील छेत्री ने हैट्रिक गोल कर पाकिस्तान को 4-0 से पराजित किया। बताएं कि इस वर्ष इस प्रतियोगिता का कौन सा संस्करण है या फिर कौन सा संस्करण आयोजित किया गया है या फिर जा रहा है? तो इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर होगा इस वर्ष इस प्रतियोगिता का 14वां संस्करण आयोजित किया जा रहा है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। आपको यहाँ पर जानकारी दे दूं कि सैफ चैंपियनशिप में भारतीय फुटबॉल टीम ने बेंगलुरु के श्री कांति रावा स्टेडियम में 21 जून को पाकिस्तान को 4-0 से करारी शिकस्त दी है। और आपको यहाँ पर यह ध्यान रखना कि भारत के लिए इस मैच के हीरो कप्तान सुनील छेत्री ने 3 गोल और उदांता सिंह ने 1 गोल किया, जिसके परिणाम स्वरूप पाकिस्तान को 4-0 से करारी शिकस्त मिली। अगर आपने इस मैच को देखा होगा तो आपने बहुत ज़्यादा इंजॉय किया होगा इस मैच को। अब यहाँ पर हम अगले पॉइंट में कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट की चर्चा करें तो सैफ चैंपियनशिप के इस 14वें संस्करण में भाग ले रही 8 टीमों को 2 ग्रुप में बांटा गया। और ये 2 ग्रुप की बात करें तो ग्रुप ए और ग्रुप बी। ग्रुप ए के अंतर्गत भारत, कुवैत, नेपाल और पाकिस्तान, और ग्रुप बी में लेबनान, मालदीव, भूटान और बांग्लादेश। ये जानकारी यहाँ से ध्यान रखें। हालांकि इसको लेकर कुछ प्रश्न हमने आपको पहले भी बताए हैं। हमारा यहाँ पर अगला पॉइंट है कि इस प्रतियोगिता के तहत भारतीय टीम फीफा की सबसे अच्छी रैंक वाली टीम है। अगर भारतीय फुटबॉल टीम की बात करें, जो यहाँ पर 8 टीमें इसमें शामिल है, इन 8 टीमों में जो भारतीय फुटबॉल टीम है, ये फीफा रैंकिंग के आधार पर सर्वश्रेष्ठ टीम है इन 8 टीमों में से। और भारत की रैंकिंग जो है फीफा के आधार पर वो 101वां है, यानी कि भारत जो है ये फीफा रैंकिंग में 101वें स्थान पर है। हालांकि इस टूर्नामेंट में खेल रही टीमों में जो सबसे खराब रैंकिंग है वो पाकिस्तान की है। पाकिस्तान फीफा रैंकिंग में 195वें स्थान पर है। तो ये चीजें भी यहाँ से आप ध्यान रखेंगे। हालांकि इस प्रतियोगिता के बारे में कई सारे प्रश्न और भी आने वाले समय बनेंगे, जिसके बारे में हम आपको जानकारी इसी सीरीज में देंगे।
अब यहाँ पर भारतीय फुटबॉल टीम के कप्तान सुनील छेत्री की बात करें तो वर्तमान में जब आप ये वीडियो देख रहे हैं तो इनकी गोलों की संख्या जो अंतर्राष्ट्रीय गोल है इसकी संख्या 87 से बढ़कर 90 हो गई। पिछला मैच जो पाकिस्तान के विरुद्ध था इन्होंने 3 गोल किया, यानी कि हैट्रिक गोल के साथ ये अब 87 से 90 गोल पर पहुंच चुके हैं। हालांकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो इनसे अधिक गोल करने वाले खिलाड़ी हैं उनमें क्रिस्टियानो रोनाल्डो जो कि पुर्तगाल के हैं, अली देई जो कि ईरान के हैं और न्यूलन मेसी जो कि अर्जेंटीना के हैं। ये 3 क्रमशः इनसे ऊपर हैं। तो ये भी आप यहाँ से ध्यान रखेंगे, यहाँ से भी इस टॉपिक से या फिर यहाँ से भी एग्जाम में प्रश्न बन सकते हैं। फिलहाल अब यहाँ पर हम चलते हैं अगले प्रश्न पे। हमारा अगला होगा 11वां प्रश्न। ये प्रश्न है कि हाल ही में सुमित सेठ को किस देश में भारत का पहला राजदूत नियुक्त किया गया? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी यानी कि पनामा इस प्रश्न का राइट आंसर होगा, जिन्हें आप यहाँ पर इस तस्वीर में देख रहे हैं। आपको जानकारी दे दूं कि हाल ही में डॉक्टर सुमित सेठ जो कि वर्ष 2005 बैच के आईएफएस अधिकारी हैं, इन्हें हाल ही में दक्षिण अमेरिकी देश पनामा में भारतीय राजदूत के तौर पर नियुक्त किया गया है। और आपको ये भी ध्यान रखना है कि वे अब तक विदेश मंत्रालय मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स में विदेश नीति योजना प्रभाग के प्रमुख थे और अभी हाल ही में इन्हें पनामा में कर सकते हैं राजदूत के तौर पर नियुक्त किया गया है। अब यहाँ पे हमारा अगला जो पॉइंट है वो मौजूदा समय में विभिन्न देशों में जो भारतीय राजदूत है उसको लेकर हमने एक जानकारी आपके समक्ष रखा है। जैसे कि अमेरिका में जो वर्तमान में राजदूत हैं वे हैं तरनजीत सिंह संधू, और ग्रीस में रुद्रेन टंडन, नेपाल में नवीन श्रीवास्तव, श्रीलंका में गोपाल बागले और इसके अतिरिक्त सऊदी अरब में सुहेल एजाज खान वर्तमान समय में भारत के राजदूत हैं इन सारे देशों में। और इसके अतिरिक्त एक और है जापान, जो कि जापान में भारतीय राजदूत हैं सीवी जॉर्ज। ये सारी चीज़ें यहाँ से ध्यान रखिए, आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हमने देखा कि कई बार यहाँ से भी प्रश्न बने हैं। अब चलते हैं हम यहाँ पर अगले 12वें प्रश्न पे। 12वां प्रश्न थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है। प्रश्न है कि किस देश ने हाल ही में अपने सभी यूनिवर्सिटी कैंपस में होली मनाने पर बैन लगाया था? हालांकि यह अधिसूचना अब वापस ले लिया गया है। इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर होगा इस प्रकार का बैन अभी हाल ही में पाकिस्तान के द्वारा लगाया गया। दरअसल ये बैन क्यों लगाया गया वो जानकारी आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो पाकिस्तान के उच्च शिक्षा आयोग ने आधिकारिक तौर पर देश के सभी विश्वविद्यालयों में रंगों का त्योहार होली पर बैन लगाने को लेकर एक अधिसूचना जारी किया था और छात्रों को यह इस तरह की गतिविधियों से दूर रहने की अपील भी की गई थी पाकिस्तान के उच्च शिक्षा आयोग की तरफ से। लेकिन आपको यह भी ध्यान रखना कि हालांकि कड़े विरोध के बाद विश्वविद्यालय में होली पर बैन लगाने की जो अधिसूचना है इसे वापस ले ली गई है। अब यहाँ पर यह सवाल उठता है कि इस प्रकार की अधिसूचना क्यों जारी की गई? दरअसल यहाँ पर आप ये ध्यान रखेंगे यह आदेश कायद-ए-आजम विश्वविद्यालय के छात्रों द्वारा 12 जून को कॉलेज परिसर में होली मनाने और इस घटना का वीडियो वायरल होने के कुछ दिन बाद आया था। यह आदेश की बात करें तो जो विश्वविद्यालय है कायद-ए-आजम विश्वविद्यालय, यहाँ के छात्रों द्वारा 12 जून को होली खेला गया था। उसके बाद यहाँ पर कुछ ऐसी वीडियो वायरल हुआ था जो कि कहीं न कहीं यहाँ की मतलब कह सकते हैं व्यवस्था पर सवाल खड़ी करती है। इसी को लेकर अभी हाल ही में पाकिस्तान के उच्च शिक्षा आयोग ने इस तरह का अधिसूचना जारी किया था, लेकिन कड़े विरोध के बाद इसे वापस ले लिया गया। दरअसल ये जो वीडियो वायरल हुआ था, वीडियो में कॉलेज की या फिर विश्वविद्यालय की लड़कियां भी शामिल थी, जिस वजह से उच्च शिक्षा आयोग जो पाकिस्तान के द्वारा अभी हाल ही में इस तरह की अधिसूचना जारी की गई थी। फिलहाल इन सब बातों को यहाँ पर छोड़ते हुए हम अब चलते हैं आज की इस वीडियो के एक प्रश्न की ओर। तो आज की इस वीडियो में हम आपको 3 प्रश्न पूछ रहे हैं। अब आपको इसी प्रकार से प्रश्न देखने को मिलेगा। हर वीडियो में पहले हम आपको एक ही प्रश्न पूछते थे, लेकिन इसमें हमने थोड़ा सा चेंजेस किया है। अब आपको हर वीडियो में 3 प्रश्न पूछा जाएगा और तीनों का आंसर आप कमेंट बॉक्स में विस्तार से नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3 करके लिखेंगे। ठीक है, तो पहला प्रश्न हमारा है कि बिहार के किस जिले में हाल ही में भारत के पहले पशु विज्ञान विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी गई? दूसरा प्रश्न है कि किस देश ने हाल ही में फुटबॉल का हीरो इंटरकॉन्टिनेंटल कप 2023 जीता है? तीसरा प्रश्न है कि हाल ही में स्पेस एक्स ने किस देश के लिए सेट्रिया-1 नामक एक संचार उपग्रह प्रक्षेपित किया है? ये सारे प्रश्नों की जानकारी हमने आपको विस्तार पूर्वक दिया है। कमेंट बॉक्स में आप सारी जानकारी विस्तार पूर्वक लिखिए और वहां पर प्रश्न का जब आंसर लिखेंगे नंबर के साथ लिखेंगे। ठीक है, और जो जानकारी हमने आपको ऑफर के बारे में दिया, एक बार पुनः आपको यहाँ पर बतला दूं विस्तार से। ये जो ऑफर है, ऑफर पीरियड में अगर आपसे ज्वाइन करेंगे तो यहाँ पर आपको भारी डिस्काउंट मिलेगा। दरअसल इस ऑफर के सबसे पहले हम वैलिडिटी की बात कर लेते हैं। तो ये ऑफर आपके लिए जो वैध है बीपीएससी मेकर ऐप पर, ये 23 से 30 जून 2023 तक वैध है। इस ऑफर का लाभ लेने के लिए बीपीएससी मेकर ऐप पर जो बीपीएससी वाला कोर्स आप परचेज कर रहे होंगे तो वहां पर आपको कूपन कोड अप्लाई करना है BM299 का, जहां पर आपको कोर्स में भारी डिस्काउंट मिलेगा। जो 799 रुपये वाला कोर्स है ये महज आपको 299 रुपये में 12 महीने की अवधि के लिए मिलेगा। और इस कोर्स में हमारे जितने भी स्टडी नोट्स हैं, खास करके बीपीएससी एग्जाम के लिए या फिर बिहार के प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए जो सिलेबस आधारित नोट्स हैं, टेस्ट सीरीज हैं, बिहार जीके का स्पेशल नोट्स है, प्रीवियस ईयर पेपर है, और इसके अतिरिक्त जो करंट अफेयर्स की श्रृंखला आप यहाँ पर रेगुलर देखते हैं जिसमें डेली मंथली नोट्स होता है, वो सभी आपको इसमें प्रदान किया जाना है।
टेस्ट सीरीज की बात करें तो टेस्ट सीरीज में जो फुल लेंथ टेस्ट है आपके बीपीएससी एग्जाम के लिए, ये 40 से टेस्ट है और 40 से फुल लेंथ टेस्ट है और सेक्शनल टेस्ट की संख्या है 20। कुल मिला के 60 टेस्ट है। और टेस्ट सीरीज की बात करें तो घर बैठे इसके माध्यम से आपकी तैयारी का बेहतर तरीके से आकलन होगा। और जो सबसे जरूरी बात है, ये जो ऑफर है केवल और केवल 1000 छात्रों के लिए उपलब्ध है। तो ऑफर पीरियड में आप लोग इसका लाभ उठाइए, निश्चित तौर पर ये आपके लिए लाभदायक सिद्ध होगा। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ये वीडियो को यहाँ पर समाप्त करते हैं। और आज की इस वीडियो का मैं आपको टारगेट दे रहा हूँ 1000 लाइक। अगर आपको लगे कि ये वीडियो से आपकी हेल्प होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके हमें सब्सक्राइब करके सपोर्ट जरूर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।